In the continuation of chapter number 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, हम इस चैप्टर से पहले यानी इस आज के टॉपिक से पहले हम जो कर चुके हैं वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम शो कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मतलब काम कब नहीं होता? जब अब नॉर्मली काइनेटिक थ्योरी, वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देयर विल बी नो वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कब नहीं आएगा? कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है मगर वो उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है। यानी हमने केसेस पढ़े थे कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उस पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करती। अगर वो एट 90 डिग्री एंगल एक्ट करती है तो वो सर्कुलर पाथ ले लेती है, और एट सम आर्बिट्रेरी एंगल होगी तो वो हेलिकल पाथ ले लेती है। लेकिन इन सभी केसेस में हमने कहीं ये नहीं कहा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो आज हम यही शो करेंगे कि वर्क डन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल पे, वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे वो ज़ीरो होता है, वो कोई वर्क नहीं परफॉर्म करता। तो अब इसी को देखते हैं हम। हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स थी या मैग्नेटिक फोर्स थी, उसका एक्सप्रेशन था क्यू वी क्रॉस बी, और F जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन, हम कहते थे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जो फोर्स उस पर एक्ट करती थी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक्ट करती है। तो अगर हम फोर्स का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि हम F डॉट V ले लें, तो फिर आपके पास आना चाहिए क्यू वी क्रॉस बी का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विद द V इटसेल्फ। लेकिन क्योंकि दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो यू विल गेट रिजल्टेंट एज ज़ीरो। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसका मतलब वेलोसिटी और फोर्स के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो मिलना चाहिए। बट वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और a की वैल्यू dv बाई dt हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये dv बाई dt हमने प्लेस कर दिया। नाउ अगेन हम बोल रहे हैं कि फोर्स का प्रोडक्ट, यानी कि इस dv बाई dt का प्रोडक्ट अगर हम वेलोसिटी के साथ लेंगे, यहाँ पे हमने लिया फोर्स का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ लें, तो आपका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? सो हम इसे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि f डॉट v लेना चाहते हैं तो हम लिख रहे हैं m dv बाई dt का प्रोडक्ट हम वेलोसिटी के साथ ले रहे हैं, एंड दैट शुड बी कम आउट टू बी ज़ीरो। क्योंकि हम ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि वेलोसिटी और फोर्स जो थी मैग्नेटिक उसमें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो 90 डिग्री एंगल बनता ही है, और क्योंकि हमारे पास ये रिलेशनशिप है तो फोर्स का वेलोसिटी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 90 डिग्री एंगल बना तो इनका प्रोडक्ट ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है उसको, और अब हम देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाने के लिए हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो हमने हाफ किया और इधर 2 ऑफ m कर दिया है dv बाई dt डॉट v, ये बन गया हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो, विच वी कैन अगेन राइट एज 2 को हम हटा दें और हम m को हम बाहर निकाल लेते हैं। m वी हैव टेकन आउट m बाई 2 कॉमन, तो अब आपके पास बच गया dv बाई dt डॉट v प्लस v डॉट dv बाई dt इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये 2 मैंने हटा दिया ये फैक्टर यहाँ से, और मैंने इसी टर्म को 2 बार लिख दिया, लेकिन एक बार क्या किया a डॉट b किया, एक बार किया b डॉट a। तो ये जो प्रोडक्ट था, ये फ़ायदा क्या हुआ कि एक बार dv बाई dt किया, प्रोडक्ट रूल जब आपके पास लगता है तो इन दोनों का फॉर्म आंसर जो है सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी है। तो 1 बाय 1 हम उनका प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है a डॉट b करना है, तो अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो a को सेम रखेंगे, फिर b बाई dt करते हैं, एंड देन उसके बाद हम b को सेम रखते हैं एंड da बाई dt कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल का नॉर्मल मेथड है। तो वही मेथड की फॉर्म में मैं लेके आ गई हूँ। अब मेरा बेनिफिट यहाँ ये था कि यहाँ b कोई सेपरेट था, a और b अलग अलग थे, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है। तो वेदर यू डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट वन फर्स्ट और द सेकेंड वन, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आप ऐसे लिख सकते हैं। फ़ायदा इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि d बाई dt मैंने अलग से रख लिया, और ये जो प्रोडक्ट था v डॉट v लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ हमने क्या किया था? डिफ्रेंशिएशन किया था किसका? a डॉट b का, और फिर हमने उसे ऐसे लिखा था। हमने यहाँ क्या कर दिया? हम इस स्टेप से इस स्टेप में ले आए, क्योंकि ट्वाइस था, इस स्टेप में ले आए हैं, और इस स्टेप को हमने v डॉट v की फॉर्म में लिख दिया है। अब बेनिफिट क्या होगा? इस m बाई 2 को भी हम अंदर लेके जाते हैं, तो आपके पास बचा d बाई dt और m v स्क्वायर बाई 2 आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। एंड एम वी स्क्वायर बाई 2 क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वी कैन राइट d बाई dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो।
और अगर हम इसे इंटीग्रेट करें बोथ साइड यानी डी टी को उस तरफ लेके जाएं तो आपके पास बचेगा डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड एंड यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यानी कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रही हूँ मैं, दैट इज फाइनल काइनेट K2 माइनस K1 शुड बी इक्वल टू द वर्क परफॉर्म. ये हमारी थी वर्क डन के बराबर. लेकिन जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं तो वर्क डन क्या हुआ? 0. सो दैट मीन्स वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0. तो हमारा बेसिक आज की इसमें मैं सिर्फ यही हमें समझाना था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदल सकती है मगर वेलोसिटी नहीं बदलती. वेलोसिटी नहीं बदली तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली, और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदला तो कोई भी हमने वर्क परफॉर्म नहीं किया. लेट अस सी नाउ सम न्यूमेरिकल. एंड फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच. तो वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड. एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 10⁵ टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली डाउन. दैट मीन्स ये क्रॉसेस जो शो कर रहे हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर. ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कितना टाइम लेता है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है. और ये मूव क्या कर रहा था? ये कर रहा था इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करता है. तो करंट की डायरेक्शन कौन बताता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था तो इस पर जो फोर्स लगनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, वो किस डायरेक्शन में होगी, और ये इस तरफ बेंड करेगा या ये उस तरफ बेंड करेगा. तो अब मैं यहाँ पर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक बार याद करा दूं. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा कुछ इस तरीके से बनता था. ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ करंट लेते थे और ये होता था B. तो हम 3 डिफरेंट फिगर्स जो हैं, फिंगर्स जो हम लेते थे, थंब, ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी 4 फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपकी करंट रिप्रेजेंट कर रही है. आप चाहें तो अपनी हैंड को यूज़ करें अभी और डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करें. यहाँ पे क्या है कि एक हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी हो जाएगा. ऑल्दो हमें वो ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डायरेक्शन से, बट हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे किस डायरेक्शन में चेंज हुआ. तो उसे मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक, मैंने थोड़ा सा इसे क्या कह सकते हैं हम हिंदी भाषा में, जुगाड़. तो ये जुगाड़ बनाया है और यू माइट बी लाफिंग विद इट बट देन इट्स ओके. हमारा काम कर रहा है ये. तो ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ये साइड जो है आपकी दिखा रही है करंट. जिस साइड को मैंने होल्ड किया, ये देखिए मैंने आई लिखा था इस पर, बट ये इतना वाला मैंने इसमें होल्ड करने के लिए मैंने डाला है, तो ये करंट हो गई. तो मतलब अब आप समझ लीजिए, दिस मैच स्टिक इज़ फोर्स, दिस स्ट्रॉ इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस साइड इज़ योर करंट. अब हम चेक करते हैं कि अगर हम इसे, ये बिल्कुल सेम यही चीज़ शो कर रहा है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आपको दिखा दी है, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आई करंट की होगी. तो ये उसी ऑर्डर में बनाया है जिस ऑर्डर में आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है. तो आप अप्लाई करके देखिएगा. अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अप्लाई करना. तो अभी मैं इस फिगर पे इसे अप्लाई कर रही हूँ. फिगर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डाउनवर्ड बना दें. लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी इस तरह. तो मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है और अब आप देख रहे हैं फोर्स कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस तरह. तो यानी कि आपके इस कर्ल को, इस फिगर को इधर की तरफ, यानी इधर फोर्स लगी और हर पॉइंट पे फोर्स लगती जाएगी एंड देन ये कैसा शेप ले लेगा? सर्कुलर शेप ले लेगा एंड विल कम आउट, और ये बाहर आ जाएगा. तो हमने डायरेक्शन डिटेक्ट की है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सर्कुलर पाथ लेते हुए बाहर आ गया. अब हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं. अब उसने सर्कुलर पाथ लिया है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी विच विल बी mv²/r एंड दैट विल बी इक्वल टू QV. B के बराबर होनी चाहिए. अब B के बराबर होनी चाहिए, तो V एंड V कैंसिल कर सकते हैं. आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते थे, mv/QB मैंने पुट कर दिया है. और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए. लिख देते हैं, चलो ये नहीं पता होगा तो 9.1 × 10⁻³ होता है. आपको मास की वैल्यू दे दी है एंड देन उसी तरीके से आपको वैल्यू देती है चार्ज की 1.6 × 10⁻19. सो ये वैल्यू भी नोन है, दोनों को पुट करते हैं. आपके पास आंसर आ जाएगा 22.7 × 10⁻³ मीटर. ये आंसर आता है फॉर द रेडियस. अब हमें निकालना है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन तो नहीं हुआ, ये तो आधा हुआ, सेमी सर्कुलर पाथ हुआ. तो सेमी सर्कुलर पाथ, कंप्लीट सर्कुलर पाथ होता
तो हम लिखते हैं 2 पाई आर, लेकिन अब क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है तो सिर्फ हाफ है, तो पाई आर बाय हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, कैलकुलेट करनी है, सॉरी गिवन है हमें, वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो टाइम हमारा हो गया पाई आर बाय वी, और ये पाई आर बाय क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वो हाफ रीजन जो है वो कर्व पाथ में ले रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हाफ रीजन, उतने के बाद वो फिर बाहर वापस आ जाएगा कर्व सर्कुलर मोशन लेके। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करेंगे सारी, एंड देन इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट एन आंसर 10⁻⁻6 सेकेंड, जो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 10⁻, ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 में पूछा गया है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन आते हैं पेपर के अंदर और बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, बट देन सिंपल। मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ एक बच्चा इस डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर अटकता है, अदरवाइज नहीं। Now we have another question. A beam of proton passes undeflected with a horizontal velocity v through a region of electric and magnetic field mutually perpendicular to each other. तो हमने इसका प्रीवियस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हम बोल रहे थे वेलोसिटी सेलेक्टर जो होता है वो हम इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने अप्लाई कर दी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और आपने उसके क्रॉस यानी परपेंडिकुलर में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी है, तो सारे चार्ज पार्टिकल अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बीम उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो सभी के सभी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड नहीं गुजरेंगे, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले ही गुजरेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में वही पार्ट पूछ रहा है कि कहता है कि अ बीम ऑफ प्रोटोन हमने भेजा, अनडिफ्लेक्टेड निकल गया विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v थ्रू द रीजन। तो हमें क्या निकालना है, किस रीजन से निकला है, थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ बीम कौन सी वो वेलोसिटी थी, और कब वो अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन कब आती है, व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती थी हमारी QE और मैग्नेटिक फोर्स हो जाती है इस केस में QVB। तो हम दोनों को कंपेयर कर दें, जिससे आपके पास V आ जाता है E/B। अब E भी आपको गिवन है, यहाँ पर E दे रखी है 100 एंड दिस इज़ B इज़ योर 50। तो जब आप इसे प्लेस करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आता है। आई जस्ट हैव प्लेस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ आपको गिवन थी दोनों, और हमने वो यहाँ पर E/B की जगह प्लेस की हैं, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट दिस आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, द फोर्स विद विच इट स्ट्राइक अ टारगेट ऑन द स्क्रीन इफ़ द प्रोटोन बीम करंट इज़ इक्वल टू इतना। ओके, तो करंट दिया हुआ है, ये पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो दे हैव गिवन यू द करंट की वैल्यू दे रखी है 0.08 मिली एम्पियर दे रखी है, लेकिन हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम चार्ज को लिख सकते हैं NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है आपका एक चार्ज की वैल्यू। तो टोटल चार्ज कितने हो गए, वो NE के बराबर हो गए। राइट ना, वो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, वो प्रोटॉन की बात कर रहा है, कह रहा है कि प्रोटॉन इंसिडेंट हुआ था, प्रोटॉन बीम की बात हो रही है। तो चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और दोनों पर ही सेम होता है, तो यहाँ हमारे और उससे क्वांटाइजेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर हमने I = Q/T लिया, और Q किसके बराबर था, NE के बराबर था। हम निकालना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन पर सेकेंड हमारे पास अब यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि हम N/T निकाल लें, दैट विल इक्वल टू I/E चार्ज पर यूनिट टाइम। सॉरी, हमने निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सम नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड हमने निकाल लिया, दैट विल इक्वल टू करंट बाय चार्ज। सो अब करंट की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.08, और मिली 10⁻³ प्लेस कर दीजिए, 1.6 × 10⁻19 प्लेस करेंगे, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट एन आंसर दैट इज़ N/T इज़ 5 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स आ जाता है। N नंबर ऑफ N का तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जब डिवाइडेड बाय टाइम लिख रहे हो, यानी कि पर सेकेंड लिख रहे हो आप इसे, तो सेकेंड इनवर्स यूनिट ज़रूर आएगा। तो नाउ हमारे पास करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू यानी N/T यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालनी है फोर्स। उसने बोला था क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, फोर्स विद विच इट स्ट्राइक अ टारगेट ऑन द स्क्रीन। तो फोर्स हमें निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है dP/dt, लेकिन P किसके बराबर होता है, d/dt ऑफ mv। लेकिन ये तो फोर्स निकलेगी एक चार्ज पार्टिकल की, अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए लेना है तो हम इस पूरी इक्वेशन को हम n से मल्टीप्लाई करें टोटल फोर्स निकालने के लिए, तो हमारे पास आ जाना चाहिए n mv का dv/dt। अब यहाँ वेरिएबल क्या है,
हमने कहा कि वही फोर्सेस वेलोसिटीज़ निकलेंगी डिफ्लेक्टेड जो इतनी वैल्यू होगी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मास हमें पता है पहले ही कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर जो टाइम के साथ चीज़ वेरी कर रही है वो वेरी कर रही है सिर्फ नंबर, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यानी कि इस dn/dt को आप स्मॉल वेरिएशन इन टाइम कह लो या फिर n/t कह लो, नंबर ऑफ प्रोटोन पर सेकेंड कह लो। तो यहाँ पर हमें dn/dt हमारा यही आ जाता है, हम इसको इसकी जगह, इस पूरे पार्ट की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 5 × 10⁻15। मास हमें मालूम है कितना होता है 1.67 प्रोटोन का, 10⁻⁻27। और आप वेलोसिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो 10⁻6 न्यूटन। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया था 1.67 × 10⁻⁻5 न्यूटन। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉजिक समझाने का पर्पस ये था कि dn/dt, ये dn/dt, d तो तब आता है जब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, पर टोटल निकालना हो तो मोमेंटम mv/t लिखते हैं, p/t लिखते हैं। स्मॉल तो सिर्फ तभी है जब तक वो बहुत बहुत माइन्यूट हो। तो यहाँ पे मैंने n/t यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन पर सेकेंड को हमने यहाँ dn/dt की जगह प्लेस किया है, क्योंकि बाकी कोई चीज़ नहीं चेंज हो रही थी। तो हमारे पास चेंज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड वो हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गीगा। तो गॉस दे रखा है नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन, तो यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.4 गॉस, और गॉस का कन्वर्जन 1 गॉस होता है आपके पास 10⁻⁻4 टेस्ला। हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास। अब हमें दे रखा था इनिशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इनिशियल एनर्जी 18 किलो, तो एनर्जी भी आपको गिवन है। अब हमें पुट करना है क्या, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो अब आपको कहा ये गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली, इज सब्जेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी है जो कि उसको नॉर्मली लग रही है उसके ऊपर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज, इधर बनाते हैं डायग्राम, अगर चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से या किसी एनर्जी के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी की बात हुई है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, बट एनर्जी और वेलोसिटी एसोसिएटेड है एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा था और आपने उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा दी, लेकिन वो भी हॉरिजॉन्टली लग रही है, मतलब प्लेन टू द प्लेन ही लग रही है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दिस v लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगी। अब बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सो व्हाट विल हैपन, जब भी वेलोसिटी, जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, वो क्या लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ ले रहा है तो उसने कहा कि सर्कुलर पाथ लेते हुए उसने कैलकुलेट द वर्टिकल डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी उसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेते हुए उसने 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी हम कह देते हैं कि सपोज उसने यहाँ से सर्कुलर मोशन लेना शुरू किया और वो 30 सेंटीमीटर सर्कुलर मोशन लेकर पॉइंट पी पे पहुँच गया। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब वो हाइट वाइज डिफ्लेक्शन क्या हुई। तो हम Q से P पर पहुँचे, तो हमने Q से हमारी हाइट कितनी बढ़ गई। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस PA, और PA किसके बराबर होगा, PO में से अगर आप AO सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका PA निकल जाता है। पहला तो चीज़ ये है, उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला, वर्टिकल डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ इसको कि वर्टिकल डायरेक्शन कैसे निकल सकती है। अब ये पूरा डिस्टेंस तो हम r ले रहे हैं, रेडियस, तो ये r हो गया। लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल AOQ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप कॉस ऑफ थीटा निकालें, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है OA और हाइपोटेन्यूज क्या है r। तो आपके पास OA की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ योर r कॉस ऑफ थीटा, और आप ये वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो आ गई आपके पास r कॉस थीटा। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया कि हमारे पास r कॉस थीटा आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें r भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें PA निकालना है तो मुझे r भी चाहिए और थीटा भी चाहिए, दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले r का फॉर्मूला देखते हैं। तो r का फॉर्मूला था हमारे पास mv/qb, ये हम निकाल चुके थे एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन उसने हमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, उसने हमें काइनेटिक एनर्जी देखा है। तो मैं इसे चेंज करती हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ हाफ m
वी स्क्वायर में ले जाऊँ, ये ई बी नीचे की तरफ नहीं है तो नीचे तो एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको वेलोसिटी को मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे अंडर रूट भी करना पड़ेगा, और मास को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो हाफ से हमने डिवाइड कर दिया है एंड 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सो दैट कि हाफ फैक्टर कहाँ से आएगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। इसे मैं फिर से समझाती हूँ क्योंकि यहाँ शायद मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। सो यू मे राइट इट एज, आपके पास एम वी था, आप उस एम वी का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर होगा तो ये वी भी स्क्वायर हो गया, एम भी स्क्वायर हो गया। हाफ से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 से कर दिया, एंड देन अंडर रूट लिख दीजिए, और नीचे वाले क्यू बी को एज इट इज़ रखो। उससे फ़ायदा ये हुआ कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, तो लेकिन मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो हमने इधर रख लिया, एक एम बच गया वो हम बाहर ले आए, ये 2 फैक्टर था वो भी हम बाहर ले आए, तो अब आपके पास वो फॉर्म आ गई है जो कि ऊपर सिर्फ ऊपर है। ये रूट इज़ ओनली फॉर द अपर पार्ट, नीचे नहीं है। और रूट क्यों किया है, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है जो कि इक्वेशन में नहीं था। तो अब आपके पास ये फॉर्म आ गई है। यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है, ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी ही दिया हुआ था, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन था। सो बस अब हमें सब वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस करनी है। तो 2 इंटू मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 18, ऊपर गिवन है ये वैल्यू 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो मैं चेंज कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में अगर आप लाते हैं तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 पुट करें यहाँ पर, एंड नीचे भी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, इंटू 0.4 मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये भी हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं इंटू 10⁻⁻4, ऊपर वाले का अंडर रूट ले लेंगे, एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो यू विल गेट 11.32 मीटर। सो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम थीटा भी अभी हमें यहाँ चाहिए होगा, तो थीटा भी निकालते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों पार्ट चाहिए, आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। तो थीटा देख लेते हैं, थीटा कैसे निकलेगा। थीटा के लिए फॉर्मूला ले सकते हो आप, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है वो गिवन थी, यहाँ से पी से क्यू तक के लिए डिस्टेंस कवर किया 30, और रेडियस आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 11.2। सो ये दोनों वैल्यूज़ पुट कीजिए यहाँ पे, 30 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, और ये हो जाता है 11.32। आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट अगेन यू 0.02650 के फॉर्म में कुछ आंसर आ रहा है। तो आई जस्ट हैव रिटन द डायरेक्ट आंसर, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बट अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, आर आपके पास है, ये आप आर कैलकुलेट कर चुके, थीटा आपके पास है, तो यू मे राइट पी ए एज आर, आप चाहें तो कॉमन भी निकाल लें 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, आर कितना था 11.32, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0.026 आप टेबल से देख सकते हैं, एंड व्हेन यू विल पुट ऑल दीज थिंग्स वैल्यू, ये लमसम आंसर जो इसका अप्रॉक्स आता है 4 मिलीमीटर इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है। सो ये मैंने क्वेश्चन बस आपको समझाने के लिए कराया, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वैसे आता भी नहीं है, पर ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर 98 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था सीबीएसई का, तो इसलिए सोचा कि डिस्कस करो। सीबीएसई कई बार अपने पैटर्न चेंज करती रहती है, कभी कुछ पेपर्स बहुत डिफ़िकल्ट आ जाते हैं और सैम्पल पेपर इजी होते हैं, कभी सैम्पल पेपर डिफ़िकल्ट होते हैं, पेपर आसान होते हैं, तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करने का पर्पज़ था। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे प्रोसीड करेंगे।